हेलो एवरीवन, दिस इज त्रिस्ता। तो आज हम एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद उसके पहले हमें ना अपना जो लिविंग वर्ड जो हमने टॉपिक ये चैप्टर जो हमने फिनिश कर लिया था, आई होप आप सभी ने रिवाइज कर लिया हो और एनसीईआरटी भी पढ़ ली हो। और मैंने जो बोला था, आपको जो डाउट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस लगाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो हमने लिविंग वर्ड जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में ना चीजें सेट हो जाएंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप चीजों को अच्छे से लिंक कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि यार हाँ, इसके थ्रू ये होता है। ठीक है, उसके पहले मैं एक प्रॉब्लम और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अभी आप लोगों को मतलब कि जो 11th क्लास के बच्चे होंगे या जो अभी नया जो बिगनर हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी आई है ना, वो उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हट गए हैं या चैप्टर्स हट गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नीट में है ना कुछ अभी एनडीए ने अपना जो है ना वो सिलेबस है ना, उसके आने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो उस बेसिस पे आप है ना मत जज कीजिएगा, उस बेसिस पे आप मत डिसाइड कीजिएगा। सीबीएसई तो अपना पेपर एनसीईआरटी से बनाएगा, लेकिन नीट में क्या सिलेबस आने वाला है, क्या टॉपिक आने वाले हैं, ये सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, लेकिन उसके पहले हमको बेसिक्स कवर करना भी जरूरी है। तो आप अगर बेसिक के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा ना, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, रेडी। तो लिविंग वर्ड को हमें ना एक बार पहले क्विक रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम है ना आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिविंग वर्ड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, व्हाट इज लिविंग। उसके हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, ग्रोथ पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था और कॉन्शियसनेस पढ़ा था। ठीक है, ये 4 फैक्टर हमने देखे थे, जिसमें है ना एनसीईआरटी ने कॉन्शियसनेस के बेसिस पे बताया था कि यार इस बेसिस पे है ना लिविंग वर्ड को है ना, हमने लिविंग बींग्स को है ना हमको उनकी आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुई थी। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड में ना बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती है। एनसीईआरटी ने ये बताया था हमको, जिसमें से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जगहों से 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज को है ना डिस्कवर किया है, इनके बारे में बताया है। ठीक है ना, इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके बाद हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिक एड। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, स्पीसीज पढ़ा था हमने, जीनस पढ़ा था, फैमिली पढ़ी थी, ऑर्डर पढ़ा था, क्लास पढ़ा था, फाइलम पढ़ा था और किंगडम पढ़ा था। ठीक है ना, स्पीसीज फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। स्पीसीज हमने पढ़ा था, जीनस पढ़ा था, फैमिली पढ़ी थी, ऑर्डर पढ़ा था, क्लास पढ़ा था, फाइलम पढ़ा था, किंगडम पढ़ा था। सबसे बड़ा किंगडम होता है और सबसे छोटी होती है स्पीसीज। ठीक है, आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है ना। कंटिन्यू करते हैं हम। इसके बाद हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, हर्बेरियम पढ़ा था, बोटेनिकल गार्डन पढ़ा था, म्यूजियम पढ़ा था, जूलॉजिकल पार्क पढ़ा था और की पढ़ी थी। ठीक है ना, ओके। अब हम है ना अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को क्लियर है मेरी बात। ठीक है, तो इस चैप्टर आप सभी एनसीईआरटी अपनी साथ लेके मेरे साथ लेके रीड करेंगे, जिससे आपको है ना प्रॉब्लम्स जो रहेंगी ना वो आपको तुरंत की तुरंत क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, रेडी, शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम ये देखेंगे। किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंगी है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, वायरस है, वायरॉइड्स है एंड लाइकेंस है। ओके, ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं क्या होने वाला है। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है, चैप्टर का पहले मतलब समझा देती हूँ, एक बार डिटेल में ये बता देती हूँ। ठीक है ना, जो लिविंग वर्ड है, जो डिफरेंट एनिमल है, जो डिफरेंट प्लांट है ना, जो डिफरेंट प्रकार की, जो डिफरेंट जगह से डिफरेंट जो हमने अभी उसमें हमने व्हाट इज डाइवर्सिटी लिविंग, उसमें लिविंग वर्ड में क्या डाइवर्सिटी होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने देखी। तो उसी बेसिस पे है ना क्लासिफाइड किया गया है।
प्लांट, जैसे कि है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हम इस चैप्टर में मोस्टली ज़्यादातर वही पढ़ने वाले हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी एनिमिलिया है ना, इन सबको प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, किस में कि सबको है ना अलग अलग बेसिस पे है ना अलग अलग किंगडम पे है ना उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। किसने? साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? चार्ल्स लिनेस ने दिया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हम इसमें देखने वाले हैं, हमको आर.एच. विटेकर ने दिया था, ठीक है। ओके, कंटिन्यू, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आर यू रेडी विद मी? Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria. Not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into 2 groups: those which had red blood and those that did not. ठीक है। In Linnaeus time, a 2 kingdom system of classification with plant and एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। लिनियस के टाइम में है ना, लिनियस ने हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन कौन सा? एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। किंगडम वॉज एनिमेलिया किंगडम वॉज developed that include all plants and animals respectively. This system was used till very recently. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including, besides gross morphology, other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for living organisms have hence undergone several changes over time. Thought plant and animal kingdom have been a constant under all different system. The understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. Okay, इसमें पूरा टॉपिक में पूरा उसमें पैरा में क्या बताया हुआ है, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे ना, उनमें ना क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, मतलब सब बहुत हौच पौच हो रहा था जो 2 किंगडम सिस्टम था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है या क्वेश्चन करता है आपसे कि क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सही है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस या नो? आपका आंसर होगा यस। क्यों यस होगा? कंपेरेटिव टू आज कि उसमें सही नहीं है, और इवोल्यूशन हुआ है भाई। पहले 2 किंगडम आया है, 3 किंगडम आया है, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, 6 किंगडम भी आया है। आगे अभी और इवॉल्व होगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमको चीज़ों की स्पीसीज है ना, और हमको जानकारी मिलेगी और हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो और इवोल्यूशन होता जाएगा, और है ना चीज़ें अलग होती जाएंगी, डिफ्रेंशिएट होती जाएंगी, और है ना इवॉल्व करते जाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उस टाइम जो साइंटिस्ट को नॉलेज मतलब कि बहुत कम थी, बहुत इतना सारा नॉलेज नहीं था कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सारी चीज़ें इतना नॉलेज नहीं था। उस बेसिस पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उस टाइम पे सही था, ठीक है। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही? अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो ये टेबल दी हुई है, ठीक है। आप लोग ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? चार्ल्स लिनियस ने दिया था, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें है ना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टर देखने वाले हैं। ओके,
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से पहले, तो सबसे पहले हम देखने वाले 5 किंगडम कौन कौन से हैं। बात को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर से एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप चीज़ों को है ना प्रॉपर अच्छी तरह से रिवाइज करते जाए ताकि आपके ब्रेन में ना सेट होती जाए। लास्ट के लिए रिवीजन बिल्कुल मत छूटिएगा, रिवीजन अभी से शुरू करते जाइएगा, परमानेंट मेमोरी फिक्स करते जाइएगा, उसको बनाते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप है ना लिंक्ड कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर आपकी बन गई ना, आपको आ गया ना चीज़ें एक बार समझ में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या था। उसमें सबसे पहले सेल टाइप हम देखने वाले हैं कि सेल टाइप किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे किंगडम्स में सेल टाइप कैसा होता है। ठीक है, तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होता है, फंगी में यूकैरियोट्स होता है, प्लांटी में यूकैरियोट्स होता है और एनिमिलिया में भी यूकैरियोट्स होता है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमिलिया, इन चारों में यूकैरियोट्स होता है। डू यू अंडरस्टैंड? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल सब में कैसा होता है, किस में कैसा होता है, ये देखेंगे। सब में अलग अलग टाइप का होता है। मोनेरा में है ना नॉन सेलुलोसिक है ना, मतलब कि सेलुलोसिक जो मेम्ब्रेन होती है ना वो एब्सेंट होती है, और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड जो होता है ना उसकी मेम्ब्रेन बनी होती है, वो है ना उसका वो सेल वॉल बना होता है। किसमें, मोनेरा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, इसमें बताया प्रेजेंट इन सम। ठीक है, फंगी में जो होता है प्रेजेंट विदाउट सेलुलोस, विदाउट सेलुलोस के है ना फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्लांटी में क्या बताया, प्रेजेंट इन सेलुलोस, और प्लांटी में सेलुलोस में सेलुलोस प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है, एनिमेलिया में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ओके, अंडरस्टैंड सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बात को अच्छे से दिमाग में फिक्स करते जाइए और याद करते जाइए। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इन चारों में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर होता है। किसमें, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में भी कैसा होता है, सेलुलर होता है। फंगी में कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन लूज टिश्यू होते हैं। कैसे, लूज टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी में कैसा होता है, टिश्यू ऑर्गन होते हैं, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पांचों में कैसा होता है वो देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है, किसकी बात करें, मोनेरा की बात करें। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, चीज़ों को अच्छे से लिंक्ड करते जाइएगा। ओके, मोनेरा में कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है, एंड फोटोसिंथेटिक होता है। कीमो सिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है। ठीक है, इसकी बात किसने की है, मोनेरा की बात की है। अब बात करते हैं हम प्रोटिस्टा की। ओके, उसमें कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंगी की। फंगी में कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है। ठीक है, ये फंगी की बात हो गई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और एनिमेलिया में कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, होलोजॉइक होता है, सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है, अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, यहाँ से शुरू होता है मेन चैप्टर। ठीक है, R.H. Whittaker 1969 proposed a 5-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ठीक है, R.H. Whittaker ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपसे पूछेगा। ठीक है, किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, R.H. Whittaker ने। कब प्रपोज किया, 1969 में। उसमें कौन कौन से किंगडम को प्रपोज किया, मोनेरा को प्रपोज किया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। सभी को अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, टेबल गिव अ
comparative account of different characteristics of the five kingdom. Let us look at this five kingdom classification to understand the issue and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, and the angiosperm. Under plants, the character that unified this whole kingdom was that all the organisms include had a cell wall in their cells. This placed together group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotes bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotes. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together. Under algae, the classification did not differentiate between the heterotrophic groups, fungi, and the autotrophic groups, green plants, through they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin in their walls while the green plant had cellulose. Okay, next आगे कंटिन्यू करते हैं. Cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom. Kingdom fungi. All prokaryotes organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista had brought together Chlamydomonas, chlorella, earlier placed in algae, within plants, and both having cell wall, with paramecium and amoeba, which were earlier placed in animals kingdom, which lack cell wall. Okay, it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of classification or characteristics and evolution relationship. Our time and attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic example based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animals kingdom respectively, will be dealt with separately in chapter 3 and 4. ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या बताया इन लोगों ने बताया कि अभी तो जैसे कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली और क्या बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, इस बेसिस पे तो हम सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन आगे है ना फाइलोजेनेटिक और मतलब कि और इवोल्यूशन होगा और चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा और भी डिफ्रेंसिएशन और भी हैं, और भी स्पीसीज में है ना अलग अलग बातें हैं. ठीक है, और भी डिफरेंट वो आएगा तो और भी इवोल्यूशन होगा. ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये बताई है. दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि इसमें इस चैप्टर को है ना और हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में. इसमें हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम. ओके, उसमें बहुत ही डिटेल में बहुत तसल्ली से हम चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, आप सभी को मेरी बात समझ में आई. ठीक है, लेट्स वी कंटिन्यू अवर टॉपिक. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा. अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, क्या कहता है किंगडम मोनेरा. ठीक है, कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. दे आर द मोस्ट abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in the handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, and deep ocean, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as
पैरासाइट्स बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। द स्पेरिकल कोकस कोकाई जिसको हमने बोला है, द रोड शेप्ड बेसिलस जिसको बेसिली बोला है, द कॉमा शेप्ड विब्रम विब्रो बोला है, द स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम और इसको स्पाइरेला बोला है, ठीक है। ये हम नीचे फिगर में देखेंगे। इसमें किंगडम मोरेरा में क्या बताया है, किंगडम मोरेरा में ये बताया है कि बैक्टीरिया जो है ना, अगर हम एक मुट्ठी सॉइल की लेंगे ना, सॉइल की एक मुट्ठी भर सॉइल लेंगे हम, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया है ना प्रेजेंट होंगे लाइफ, पर हमको वो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें, ठीक है। अब आगे उन्होंने बताया कि जो है ना बैक्टीरिया के सारे शेप के बेसिस पे है ना उन्होंने उसको नाम दिया है, ठीक है। जो स्पेरिकल शेप का है उसको कोकाई नाम दिया, उसको कोकस नाम दिया, उसको कोकाई कहते हैं, ठीक है। जो रोड शेप का उसको बेसिलस नाम दिया, उसको बेसिली कहते हैं, ठीक है। जो कोमल शेप का उसको विब्रम नाम दिया है, उसको विप्रो कहते हैं। और जो स्पाइरल शेप का है उसको स्पाइरिलम नाम दिया है, उसको स्पाइरिलिया कहते हैं, स्पाइरिलिया कहते हैं, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। Thought the bacteria structure is very simple, they are very complex in behavior. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उसका बिहेवियर, ठीक है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, they are synthesis their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic, autotrophic or chemotrophic. कीमोसिंथेटिक सॉरी सबसे पहले क्या था, फोटोसिंथेटिक था, ऑटोट्रोपिक था, कीमोसिंथेटिक था, ऑटोट्रोपिक था। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपस, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे हमने देखा कि है ना वो स्ट्रक्चरली तो बहुत सिंपल दिखता है लेकिन है ना एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने बैक्टीरिया बताए हैं। इन्होंने बताया है कि फोटोसिंथेटिक बताया है, ऑटोट्रोपिक बताया है, कीमोसिंथेटिक बताया है और ऑटोट्रोफिक बताया है, ठीक है। अब हम सबसे पढ़ने वाले हैं आर्के, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। लेट्स बी कंटिन्यू। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिtat such as extreme salty areas, Halophilus, hot springs and marshy areas. Methanogenous archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. ओके, एक मिनट, थर्मो एसिडोफिलस, हाँ इन्होंने बताया कि मतलब कि है ना आर्की बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत उस मतलब कि गर्म एटमॉस्फेयर में ना, हॉट एटमॉस्फेयर में, उस टाइप के एटमॉस्फेयर में, सॉल्ट एरियाज में, इस टाइप के उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो है ना थर्मो एसिडोफिलस होते हैं और मार्सी मिथेनोजिनस होते हैं। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है ना वो भी डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम और इनकी यही फीचर जो है ना उनको वो इस टाइप की एक्सट्रीम लेवल की, इस टाइप की कंडीशन में ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको सर्वाइव करने के, ठीक है। जो लोग ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रह के, जिनको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, जो अपने आप को उस बेसिस पे ना डिजाइन कर लेते हैं, वही एक्चुअल में है ना बादशाह कहलाते हैं। जैसे कि अभी तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा तो यही बादशाह है, ठीक है। मिथेनोजिनस आर प्रेजेंट इन द गट of several ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from the dungs of these animals, ठीक है। इसने भी बताया कि मिथेनोजिनस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द सेवरल रुमेंटम एनिमल्स, ठीक है। मिथेनोजिनस जो ये होता है ना, ये है ना बैक्टीरिया, ये कुछ है ना रुमेंटम ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। रुमेंटम का मतलब क्या होता है, वैसे ये टॉपिक हट गया है एनसीईआरटी से, पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम था ये वाला टॉपिक, ठीक है, लेकिन अब ये हट गया है, एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, पहले बहुत पहले हट गया था। रुमेंटम ऑफ स्टमक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है उसमें। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि काउ एंड बफेलो है ना, गोट, दीज टाइप ऑफ
एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रूमेंटम ऑफ स्टमक। ठीक है, रूमेंटम ऑफ स्टमक क्या होता है? वो लोग है ना फटाफट अपना खाना खा लेते जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोगों ने देखा होगा ये जो काउस होती हैं और जो बफेलोज होती हैं, जो गोट होती है ना, वो अपना खाना कितनी फास्ट फास्ट खा लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं ना आराम से, जैसे कि सब रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, वो लोग कंटिन्यू ना अपनी माउथ को ना च्यूइंग करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लोग खाना है ना अपना कंटिन्यू वो करते रहते, इसके बाद खाना है ना अच्छे से वो करते हैं, च्यूइंग करते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में उनके स्टमक में ना कुछ मिथेनोजेनस जो है ना बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होते हैं, और जो कि है ना उसमें ना बायोगैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग ऑफ दिस एनिमल। ठीक है, डंग्स ऑफ दिस एनिमल, इस इन एनिमल्स के ना टंग्स में ये मिथेनोजेनस बैक्टीरिया ना पाया जाता है। ओके, जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या कहता है? देयर आर थाउजेंड्स of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence or a rigid cell wall, and if motile, a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll a similar to green plant and are photosynthetic autotrophic. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous freshwater marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They are often from blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterozygotes. Example: Nostoc and Anabina. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites, and ammonia, and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotic, fixing nitrogen in legumes. ओके, हाँ एक मिनट, मुझे पता है कि आपको चीज़ें है ना आ रही हैं और समझ में ना मतलब कि ये मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि हाँ 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 अब तो हमें लिंक हो रहा है। ठीक है, हाँ लिंक हो रहा है। जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक बात और बताना, थोड़ा सा स्पीडी तो नहीं हो रहा है ना, आराम से चल रहे हैं ना अपन लोग? ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बताया कि जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो है ना कर्ड फ्रॉम मिल्क को है ना कर्ड में कन्वर्ट करता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या कौन कौन सी उसके लिए वो होते हैं, हम आगे देखते हैं किस किस बीमारी को है ना ये सही करेंगे। देखते हैं रूट्स एक्सेट्रा। रूट्स में है ना जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात को याद रखना, इसने ना कई सारे इसमें उसमें बता दिया हमको, आप लोग समझना ठीक है इस बात को। सम एज पैथोजन कॉजिंग डैमेज ऑफ टू ह्यूमन बींग, क्रॉप फ्रॉम एनिमल्स एंड पेट, cholera, typhoid, tetanus, citrus, canker are well known disease caused by different bacteria. ठीक है, मतलब कि जो कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस, कैंकर, ये कुछ बहुत है ना ऐसी वेल नॉन ऐसी डिसीज होती हैं जो है ना आगे इन सबके कुछ पैथोजेंस है ना इनको हमको है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको कॉज करने के लिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो है ना मेनली है ना फिजन से इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacteria to other. The mycoplasm are organism that completely lack a cell wall. They are the small living cell non and can survive without oxygen. Many mycoplasm and pathogenic in animals and plants. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो ओके, आप लोग रेडी हैं? किंगडम प्रोटिस्टा हम पढ़ेंगे। क्या क्या कहता है किंगडम प्रोटिस्टा? ऑल सिंगल सेल
Eubacteria are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic Protista to one biologist may be a plant to another. In this book, we include include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under Protista. Member of Protista are primarily aquatic and fungi, being eukaryotes. The Protestant cell body contains a cell-defining nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella. Cilia protista reproduce asexually and sexually by process involving सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है ना. इसमें बताया किंगडम प्रोटिस्टा में कि कुछ है ना जो सेक्सुअली और एसेक्सुअली उसके प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व उसके प्रोसेस की इन्वॉल्विंग में है ना इनका फ्यूजन उसके लिए सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कुछ सेल फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हम क्राइसोफाइट्स की. ठीक है. दिस ग्रुप इंक्लूड diatoms and golden algae. These mites, they are found in freshwater as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in water current. Plankton, most of them, and photosynthetic in diatoms. The cell wall from two thin overlapping cell which fit together as in a soap box. The wall are embedded with silica, and thus the wall are indestructible. काफ़ी उस टाइप का वर्ड. ठीक है. Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatoms. Earth being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief produce in the ocean. ठीक है. डाइएटम्स जो है ना वो चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन में. ठीक है. अब देखते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट क्या कहता है. दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. दीज मतलब कि है ना मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं. कौन? डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं. ठीक है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. द सेल वॉल हैज स्टिफ cellulose plant on the other surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and